सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग डायमेंशन के बारे में। तो डायमेंशन में क्या डिस्कस करेंगे? बहुत सारे क्वांटिटी का डायमेंशन। ये वो सारे क्वांटिटीज हो रहे होंगे जिसमें से मैक्सिमम आपके पेपर में पूछे जाएंगे, चाहे पेपर कोई भी हो, और सारा बेसिक आपको क्लियर कर देगा ये सारा क्वांटिटीज। तो आपका काम क्या है? आपका काम है आराम से एक एक चीज़ को थोड़ा इत्मीनान से देखना। रीज़न है कि टाइम लगेगा, लेकिन एक बार टाइम लग जाएगा उसके बाद फिर आपको आज डायमेंशन पूरा क्लियर हो जाएगा। मैक्सिमम टाइप का क्वांटिटी को जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग आज के इस डिस्कशन में रख लेंगे, और आने वाले टाइम में हर एक टाइप के क्वेश्चन करते जाएंगे, तो आपको किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डायमेंशन मतलब होता क्या है? किसी भी क्वांटिटी को मास, लेंथ और टाइम के पावर्स में एक्सप्रेस करना। मास का कुछ पावर होगा, लेंथ का कुछ पावर होगा और टाइम का कुछ पावर होगा। तो ये जो एक्सप्रेशन हुआ इसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। m टू द पावर समथिंग, l टू द पावर समथिंग, t टू द पावर समथिंग, इसको हम लोग बोलेंगे डायमेंशनल फार्मूला। और जो a, b और c जो हो रहा होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसका डायमेंशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसका डायमेंशन बोलेंगे। तो सर क्या m, l और t के अलावा कोई भी चीज़ का नीड नहीं है? होता है। आगे हम लोग टेम्परेचर के लिए यूज करेंगे केल्विन, टेम्परेचर के लिए यूज करेंगे केल्विन, करेंट के लिए हम लोग यूज करेंगे एम्पियर का ए, और टेम्परेचर के लिए थीटा भी हम लोग कभी कभी यूज करते हैं। लेकिन मैक्सिमम क्वांटिटीज को हम एम, एल और टी के टर्म में ही एक्सप्रेस कर लेंगे, तो मुझे बहुत चीज़ों की नीड नहीं पड़ेगी। तो बस आप इतना समझिए कि किसी भी क्वांटिटी को मास, लेंथ और टाइम के टर्म में उसके कुछ पावर्स के रूप में एक्सप्रेस करना जो है उसको हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते, डायमेंशनल एनालिसिस बोलते हैं। ये जो मास का पावर ए, लेंथ का पावर बी और टाइम का पावर सी हुआ, इसको हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला बोलेंगे। और ए, बी, सी जो है ये इसका डायमेंशन होगा। तो हम क्या करने वाले हैं? बहुत सारा क्वांटिटी लेने वाले हैं, एकदम बेसिक क्वांटिटी से लेंगे, बहुत सारा क्वांटिटी लेंगे और सबका डायमेंशन एक एक करके फाइंड करते जाएंगे। जैसे पहला क्वांटिटी जो हम लोग यहाँ पर पिक कर रहे हैं वो है हमारा डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। तो बात डिस्टेंस की हो या फिर बात डिस्प्लेसमेंट की हो, है तो दोनों लेंथ ही। और अगर दोनों लेंथ है तो इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए मुझे क्या लिखना चाहिए? एल लिख देना चाहिए। लेकिन स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन का जहाँ तक बात है तो इसमें हमको मास, लेंथ और टाइम को लिखना चाहिए। मास का कुछ है नहीं यहाँ पे, तो इसीलिए मास का पावर एल लिख दिया। एल का पावर 1 है और टी का पावर 0। तो अगर हमको कोई बोलेगा कि व्हाट विल बी द डायमेंशनल फार्मूला फॉर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो हम बोलेंगे कि ये हो जाएगा एल, और स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन में बोले तो m0 l t0। वैसे ही अगर कोई हमको पूछ दे कि आप बताइए मुझे कि सरकमफेरेंस का या फिर पेरीमीटर का, सरकमफेरेंस का या फिर पेरीमीटर का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि देखिए सर, बात सरकमफेरेंस का हो या फिर पेरीमीटर का हो, है तो ये सब लेंथ ही, और जब तक लेंथ है इनका डायमेंशनल फार्मूला तो एल ही हो जाएगा। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? m0 l और t0 हो जाएगा इसका डायमेंशनल फार्मूला। क्या ये बात क्लियर है? आई होप ये बात भी आपको क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वांटिटी है हमारे पास एरिया। तो सर एरिया किसका ले हम बोले किसी का भी ले लीजिए, मतलब सबका सेम आएगा क्या? बोले बिल्कुल। बोले सर आप दिखाइए हमको, एकदम क्लियर कीजिए। चलो तो देखो, एरिया हम रेक्टेंगल का ले लेते हैं तो लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगा। अब लेंथ इंटू विड्थ हुआ, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं आप? लेंथ इंटू विड्थ की जगह पे क्या लिख सकते हैं? लेंथ इंटू विड्थ की जगह पे लिख सकते हैं एल इंटू एल। बोले क्यों सर? क्योंकि लेंथ भी तो लेंथ ही है, मतलब एल ही है, और विड्थ भी तो लंबाई ही है ना ओवरऑल। अच्छा, तो एरिया का हो जाएगा एल स्क्वायर। तो सर लिखने के लिए तो ऐसे नहीं लिखेंगे, बिल्कुल नहीं, एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में m0 l स्क्वायर
और T0। सर ये तो एरिया हो गया रेक्टेंगल का। अगर यही एरिया पे हमको स्क्वायर का फाइंड करना होता तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? L इंटू एल, साइड इंटू साइड। तो यहाँ पे फिर से L स्क्वायर हो जाता। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या लिखा जाता? M0 L स्क्वायर और T0। तो ये हो जाता इसका डायमेंशनल फार्मूला, किसका? स्क्वायर का, एरिया का। सर आप सर्कल का क्यों नहीं बता देते? बोले बता देंगे मेरे भाई। सर्कल के लिए भी अगर मुझे डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करना रहेगा सर्कल का एरिया का, तो क्या ये भी पाई आर स्क्वायर होता है? क्या इसका भी डायमेंशनल फार्मूला पाई आर स्क्वायर होगा? ठीक। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई भी कॉन्स्टेंट आएगा ना तो उसका डायमेंशनल फार्मूला हम लोग नहीं कंसीडर करते। इसका मतलब पाई आर स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला आर स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला के इक्वल ही होगा, और आर तो होगा ओवरऑल लेंथ ही ना। तो M0 L स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा? T0। तो ओवरऑल कोई भी एरिया हो, किसी भी चीज़ का एरिया हो, इवन जैसे आप कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ले सकते हो, टोटल सरफेस एरिया ले लो, कुछ भी ले लीजिए, उसका डायमेंशनल फार्मूला L स्क्वायर ही आएगा, कोई भी एरिया हो। क्लियर है इतना बात? आगे बढ़ते हैं और आगे जो है हम लोग बात कर लेते हैं वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला के बारे में। तो वॉल्यूम क्या होता है? तो वॉल्यूम लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, LBH। अरे होता कुछ भी हो, लेंथ हो, विड्थ हो, हाइट हो, लेकिन एक बात तो तय है ना कि ये है तो लेंथ ही, मतलब L ही से रिप्रेजेंट करेंगे। तो L इंटू एल इंटू एल क्या बनेगा? तो ये बन जाएगा L क्यूब। क्या बन जाएगा? L क्यूब बन जाएगा। और अगर स्टैंडर्ड तरीके से लिखा जाए तो M0 L क्यूब T0, M0 L क्यूब और T0। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा M0 L क्यूब T0। अगर हम लोग एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में बात करें तो देखिए, एकदम छोटा छोटा क्वांटिटी से पिक करें हम लोग, बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड क्वांटिटी तक पहुंचेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो आराम से थोड़ा सा पेशेंस रखना रहेगा अपने को। चलिए, वॉल्यूम के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट डेंसिटी। तो वॉल्यूम के बारे में डिस्कस कर लिए, डेंसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, डेंसिटी क्या होता है? तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास का डायमेंशनल फार्मूला m हो जाएगा और वॉल्यूम का अभी बात के L क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ml का पावर -3 और t का पावर क्या? 0। ml का पावर -3 और t का पावर क्या हो जाएगा? 0। तो ये हो जाएगा किसका? डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला। वैसे ही अगर हम लोग बात करते हैं स्पीड का या फिर वेलोसिटी का, तो देखिए, स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला के बारे में बात करें या फिर वेलोसिटी के डायमेंशनल फार्मूला के बारे में बात करें। स्पीड होता तो डिस्टेंस बाय टाइम होता, वेलोसिटी होता तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता। ओवरऑल है क्या? ये लेंथ बाय टाइम ही तो है। ओवरऑल क्या है? लेंथ बाय टाइम ही तो है। चाहे डिस्टेंस हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, बाय टाइम। तो क्या हुआ? ओवरऑल डिस्टेंस बाय टाइम ही तो है। तो L/T, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? LT का पावर -1। और अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना चाहें तो M0 LT -1, M0 LT -1। ये क्या हो जाएगा? स्पीड या फिर वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वांटिटी विच इज एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वांटिटी इज एक्सेलरेशन। तो देखिए, जब मुझे एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो सबसे पहले मुझे ये बात पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम। क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला अभी अभी डिस्कस हुआ, LT -1 बाई टी। क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा LT -2। क्या बन जाएगा? LT -2। क्या लिख सकते हैं इसको? M0 LT का पावर -2। क्या लिख सकते हैं? M0 LT -2। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला। अब आपको एकदम बात सब कुछ क्लियर होते जा रहा होगा। अभी तक आपको ये बात रियलाइज हो गया होगा कि सर हमको अगर किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए तो हमको एक फार्मूला चाहिए होगा जिसमें वो क्वांटिटी इन्वॉल्व हो। अगर वो क्वांटिटी इन्वॉल्व है, वैसा फार्मूला मुझे मिल गया, तो हम आराम से डायमेंशनल फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। आप एकदम ठीक बोल रहे हैं।
देखिए एक्सेलरेशन के बारे में बात कर लिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला के बारे में। तो आपको पता है फोर्स F इक्वल टू होता है m इंटू ए, m का डायमेंशनल फार्मूला m हो जाएगा, एक्सेलरेशन का LT-2 अभी भी डिस्कस किए। ओवरऑल अगर आप बात करोगे तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, mLT का पावर -2। क्या हो जाएगा, mLT का पावर -2। इसका डायमेंशनल फार्मूला, तो ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया फोर्स का। सिमिलरली हम लोग और कुछ अगर क्वांटिटी के बारे में बात कर ले, जैसे मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला देख लें। मोमेंटम, तो मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से। क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास का डायमेंशनल फार्मूला m और वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, LT-1। तो ओवरऑल मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, mLT का पावर -1। क्या हो जाएगा, mLT का पावर -1। फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, वर्क का डायमेंशनल फार्मूला देखते हैं। तो जो वर्क होता है वो क्या होता है, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला अभी अभी हम लोग देखे, mLT का पावर -2 और डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा L। तो ओवरऑल क्या बनेगा, mL² T-2। क्या बनेगा, mL² T-2 जो हो रहा होगा दैट विल बी द डायमेंशनल फार्मूला फॉर वर्क। अच्छा, तो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला समझ में आ गया है आपको। देखिए अब जो है हम लोग जो क्वांटिटी पढ़ेंगे वो है एनर्जी। और एक बात समझिएगा, जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ के आए थे, मतलब आप समझ गए कि वर्क ही एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। कोई अगर ऐसा रिलेशन होगा जहाँ पे दो क्वांटिटी को आप इक्वल बोल सकते हैं तो उनका डायमेंशनल फार्मूला भी सेम होगा। जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम था तो वर्क ही एनर्जी बन रहा है या एनर्जी ही जाकर के वर्क में स्टोर हो रहा है, इसका मतलब वर्क और एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो वर्क और एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। एक बात और, अब आप कहिए कि सर एनर्जी मतलब कैसा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कैसा एनर्जी। हम बोलेंगे कैसा भी एनर्जी, मतलब कोई भी एनर्जी रहेगा उसका डायमेंशनल फार्मूला सेम रहेगा। क्वांटिटी सेम होना चाहिए, उसके टाइप से कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल सर दिखाइए ना, हमको क्लियर हो जाए। तो देखिए एनर्जी में भी सबसे पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ½ mv² होता है। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करते हैं। हाफ से हमको कोई मतलब नहीं है, 1/2 का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा। तो क्या हो रहा होगा, mv² का डायमेंशनल फार्मूला। m तो क्या है, मास है, तो v लिख दिए, सॉरी m लिख दिए। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो LT-1 हो जाएगा, और LT-1 का क्या कर देंगे, स्क्वायर। ओवरऑल क्या बनेगा, तो mL² T-2। देखिए क्या यही डायमेंशनल फार्मूला वर्क का भी था, mL² T-2, यही डायमेंशनल फार्मूला इसका भी है। इंटरेस्टिंग बात जो हम लोग अभी डिस्कस करें हैं कि अगर हमारा ये दूसरा एनर्जी भी रहेगा, जैसे पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगा, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला भी हैज टू कम सेम, उनका सेम ही डायमेंशनल फार्मूला आएगा। फॉर एग्जांपल इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी, डायमेंशनल फार्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी, द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। m स्टैंड फॉर मास, देयरफॉर यहाँ पे m लिख दिया। g स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा LT-2, और h के लिए क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। इफ़ यू विल अरेंज ऑल दीज क्वांटिटीज व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट mL² T-2। तो mL² T-2 जो हो रहा होगा डायमेंशनल फार्मूला होगा पोटेंशियल एनर्जी का। यही बात तो हम आपको बताना चाहते थे। काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, कैसा भी एनर्जी हो, कैसा भी, सबका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, सबका डायमेंशनल फार्मूला सेम हो जाएगा। ये बात भी मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये हो गया एनर्जी। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वांटिटी जो है जिसका डायमेंशनल फार्मूला मुझे चाहिए, दैट इज प्रेशर। क्या है, प्रेशर। तो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करने से पहले आप कोई एक्सप्रेशन याद कीजिए जिसमें प्रेशर आता हो, या प्रेशर का कोई फार्मूला आपको याद हो। तो आप पढ़े हैं 9th क्लास में भी पढ़े हैं कि प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बाई एरिया। बस इतना बात समझ में आ गया, आपसे डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा। क्योंकि फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड कर चुके हैं आप, देखिए mLT का पावर -2। तो फोर्स का अगर डायमेंशनल फार्मूला फाइंड कर लिए तो ये हो जाएगा mLT का पावर -2
और एरिया का क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, ओवरऑल क्या हो जाएगा तो एम एल का पावर -1 और टी का पावर क्या हो जाएगा -2, एम एल का पावर -1 और टी का पावर क्या हो जाएगा -2। तो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा एम एल का पावर -1 टी का पावर -2। इसके बाद नेक्स्ट क्वांटिटी जो है जिसका डायमेंशनल फार्मूला मुझे फाइंड करना है दैट इज पावर। तो पावर क्या होता है, तो पावर होता है फोर्स, पावर क्या होता है एनर्जी बाई टाइम, क्या होता है एनर्जी बाई टाइम। तो पावर इक्वल टू अपन लिख सकते हैं एनर्जी बाई टाइम। अब एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है एम एल स्क्वायर टी -2, एम एल स्क्वायर टी -2 डिवाइडेड बाई टी। तो क्या बनेगा ओवरऑल एम एल स्क्वायर टी -3। तो ये जो होगा यही हो जाएगा आपका डायमेंशनल फार्मूला किसका पावर का। तो पावर का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी का पावर -3। क्या ये बात भी क्लियर है? आई होप ये बात भी आपको क्लियर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वांटिटी जो है वो है हमारा टॉर्क। टॉर्क टॉर्क क्या होता है तो टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन कैसा भी डिस्टेंस हो उससे हमको डायमेंशनल फार्मूला में तो मतलब नहीं है, बाकी जगह पे ज़रूर मतलब है बट डायमेंशनल फार्मूला में उससे रिलेटेड हमको कोई मतलब नहीं है। बस हमको ये ध्यान में रखना है कि देखिए ये जो फोर्स है टॉर्क है फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, वैसे होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेना पड़ेगा, लेकिन परपेंडिकुलर है कि कैसा है यूनिट डायमेंशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा एम एल टी का पावर -2 और डिस्टेंस का क्या हो जाएगा एल। ओवरऑल क्या बन जाएगा तो ओवरऑल बन जाएगा एम एल स्क्वायर टी -2। तो सर हम ना एक बात ऑब्जर्व कर रहे हैं। बोले क्या ऑब्जर्व कर रहे हो भाई बताओ तो। बोले सर हमको ऐसा लग रहा है कि जो टॉर्क का डायमेंशनल फार्मूला है ये एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला है, या यहाँ पे हम लोग देखें कि जो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला था एम एल स्क्वायर टी का पावर -2, ये सब के सब डायमेंशनल फार्मूला सर सेम है। अच्छा ऐसा है? बोले बिल्कुल सर। तो इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो आप ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो कि दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटी का सेम डायमेंशनल फार्मूला होता है। दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटी का सेम डायमेंशनल फार्मूला होता है। और अगर दो क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला सेम है इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो जो क्वांटिटी है दैट इज सेम। वो क्वांटिटी अलग भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो क्वांटिटी सेम ही हो। क्लियर हो गया इतना बात? दो क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला सेम हो सकता है, लेकिन दो सेम क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला डिफरेंट तो नहीं होगा। वो तो बिल्कुल अंडरस्टूड है कि भाई अलग अलग क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा और सेम टाइप का क्वांटिटी है तो उसका भी डायमेंशनल फार्मूला सेम ही होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव द सेम डायमेंशनल फार्मूला। तो ऐसा क्वेश्चन को हम लोग एकदम आराम से बढ़िया से समझेंगे देखेंगे। क्लियर हो गया? तो बस अभी हम लोग ना दिमाग में कंसेप्ट डालते जा रहे हैं, हम देखते जा रहे हैं कि अच्छा ऐसा हो सकता है, ठीक है। बस जब बारी आएगा क्वेश्चन करने का उस समय हमको क्लियर रहेगा कि अरे नया बात थोड़ी है, ये बात तो हम लोग पहले से समझ रहे हैं, ये बात तो अपन स्टार्टिंग से समझ रहे हैं कि ये तो होना ही था ना, तो हो रहा है, नॉर्मल सा बात है। इसीलिए ये सब बात आपको दिमाग में रखते चलना है। तो अभी तक हम लोग बात किसके लिए कर लिए? टॉर्क के लिए कर लिए। अब टॉर्क को ना एक और चीज़ बोल सकते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है और उसका भी डायमेंशनल फार्मूला टॉर्क के बराबर ही होगा। इसके बाद एक और क्वांटिटी लेते हैं हम लोग, उस क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करेंगे। वो क्वांटिटी क्या है? तो वो क्वांटिटी है इम्पल्स। क्या है? इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? तो एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा रहेगा और टाइम बहुत कम के लिए लगेगा। तो इम्पल्स का मैथमेटिकल फार्मूला जो होता है दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है एम एल टी का पावर -2 और टाइम का क्या हो जाएगा? तो टाइम का तो टी हो जाएगा। तो ओवरऑल इम्पल्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? एम एल टी का पावर -1, एम एल टी का पावर -1। एक बात आप और ऑब्जर्व कर लीजिए कि यहाँ पे इम्पल्स देखे, मोमेंटम देखिए। तो मोमेंटम पहले भी हम लोग बात किए थे, मोमेंटम के बारे में हम लोग पहले भी बात किए थे। तो मोमेंटम फिर से यहाँ पे लिख रहे हैं, उसका खास मकसद है
मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। और मास का तो m हो गया और वेलोसिटी का क्या हो जाएगा? LT-1। क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो डायमेंशनल फार्मूला इम्पल्स का है वही डायमेंशनल फार्मूला मोमेंटम का भी है? ठीक, तो देखिए पहला बात तो ये कि ये क्वेश्चन खूब बार पूछा हुआ है, कई जगह पे दिखेगा आपको कि इम्पल्स मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव द सेम डायमेंशनल फार्मूला, एंड ऑप्शन में आपको गिवन रहेगा कि इम्पल्स और मोमेंटम है। देख करके अपने को टिक कर लेना है। एक बात मैंने और बोला था कि जैसे कहीं पे ना इक्वल हो जाए, जैसे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम अगर आप पढ़े हो तो इम्पल्स और मोमेंटम ना किसी वैल्यू के लिए इक्वल होता है, नॉर्मल बात है। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम अगर आप पढ़े हो तो चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो इम्पल्स के बराबर होता है, ठीक बात है ना। इसका मतलब मोमेंटम ही तो इम्पल्स के बराबर हो रहा है वहां पर। तो जब भी दो चीज को ना किसी तरीके से इक्वेट किया जा सकेगा उनका डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। यही बात हम फिर से एक बार आपको रिवाइज कराना चाहते थे और रियलाइज कराना चाहते थे कि बात ठीक हो रहा है। जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क और एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला सेम हो गया। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम मतलब इम्पल्स को और मोमेंटम को इक्वेट किया जा सकता है तो उनका डायमेंशनल फार्मूला भी सेम होगा, इसीलिए बोला इम्पल्स मोमेंटम के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वांटिटी को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज के इस क्लास में मैक्सिमम क्वांटिटी को हम लोग आराम से डिस्कस कर देंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वांटिटी हमारे पास जो है दैट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? तो स्ट्रेस जो होता है फोर्स बाय एरिया होता है। इसका भी डायमेंशनल फार्मूला सेम वही है, इसका फॉर्मूला भी वही है कह लीजिए जो प्रेशर का है, लेकिन स्ट्रेस और प्रेशर एक ही चीज़ नहीं है। फिलहाल डायमेंशनली बात कर रहे हैं तो स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया। फोर्स का क्या होता है? तो फोर्स का होता है mlt का पावर -2 और एरिया का क्या हो जाएगा? L स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या बनेगा? ml का पावर -1 और इसका क्या बन जाएगा? t का पावर -2। तो स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया? ml का पावर -1 t का पावर -2। अभी अभी हम लोग यही बात कर रहे थे कि फोर्स भी जो सर होता है, प्रेशर भी जो होता है ना, फोर्स बाई एरिया ही होता है। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला प्रेशर के डायमेंशनल फार्मूला के बराबर भी हुआ। नोट करना, ये सब बात जो बार बार बोल रहे हैं ये क्वेश्चन बन के आएगा। स्ट्रेस का और इस प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा, तो ये बात भी अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद एक क्वांटिटी आता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? स्ट्रेन बोलते हैं। तो स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, तो ऊपर में जो है वही नीचे में भी है। इसका मतलब इसका कोई डायमेंशन होगा क्या? नहीं होगा। तो इसका डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाएगा m0 l0 t0। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक कोफिशिएंट के बारे में, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी या फिर कोफिशिएंट ऑफ यंग्स मॉड्यूलस बोलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं या फिर कोफिशिएंट ऑफ यंग्स मॉड्यूलस बोलते हैं। और उसका वैल्यू क्या होता है? तो उसका वैल्यू होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। क्या होता है उसका वैल्यू? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला अभी अभी बात हुआ था, ml का पावर -1 t का पावर -2, और स्ट्रेन का डायमेंशनल फार्मूला बोले हम लोग कि m0 l0 t0 होगा। इसका मतलब क्या समझें? इसका मतलब आप ये समझिए कि इसका डायमेंशनल फार्मूला जो हो जाएगा ml का पावर -1 और t का पावर -2 हो जाएगा। बोले सर एक बात बताइए। बोले क्या? सर आप एक बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? बोले क्या भाई बताओ तो सही। बोले सर देखिए प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि यंग्स मॉड्यूलस का डायमेंशनल फार्मूला और स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। बोले इसीलिए तो ये क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज द वेरी सेम डायमेंशनल फार्मूला। ऑप्शन में दिया रहेगा स्ट्रेस, ऑप्शन में दिया रहेगा आपके पास कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी या फिर यंग्स मॉड्यूलस, और आपको ऑप्शन में दिया रहेगा प्रेशर। तो ये तीनों क्वांटिटी ऐसे हैं जिनका डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। एक तो ऊपर में बोला इम्पल्स और मोमेंटम, उनका भी डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। अभी बोला स्ट्रेस, फिर बोला कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी और स्ट्रेस की जगह पे प्रेशर। तो ये तीनों ऐसे क्वांटिटी हैं जिनका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? जिनका डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। तो आपको उस पर परेशान नहीं होना है। जितना बात बताते जा रहे हैं समझते जाइए, और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनता है ना उसको ज़्यादा जोर दे करके हम आपको बताएंगे। आपको आराम से बस पेशेंस रखना है। जो बात आपसे स्टार्टिंग में हुआ
वो चीज़ आपको क्या करना है, वो चीज़ आपको देखते रहना है, वो चीज़ आपको ऑब्जर्व करते रहना है और उस पे उसको फॉलो करते रहना है। चलिए आगे बात करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी हो गया था एक क्वांटिटी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है और कई कई बार पूछा हुआ क्वांटिटी है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बहुत जगह पे पूछा हुआ क्वेश्चन है। जहाँ पे भी डायमेंशन में खासकर कांस्टेंट दिखे उसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाना चाहिए। जहाँ पे भी आपको कांस्टेंट दिखा आपका इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाना चाहिए। कांस्टेंट एकदम इम्पोर्टेंट है। देखिए तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन निकालने के लिए, डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए आप कोई एक ऐसा फार्मूला सोचिए जिसमें ये इन्वॉल्व हो। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, G m1m2/r²। F इक्वल टू क्या, G m1m2/r²। ये G जो है यही ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इसी का डायमेंशनल फार्मूला मुझे फाइंड करना है। तो G इक्वल टू क्या हो जाएगा, Fr²/m1m2। G इक्वल टू क्या हो जाएगा, Fr²/m1m2। F का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो mLT⁻²। बोले सर ये कैसे पता रहेगा, बोले बार बार याद रखना, वर्क एनर्जी तक का डायमेंशनल फार्मूला तो याद ही रख लेना। तो mLT⁻², r² का क्या हो जाएगा, L² और m1m2 का क्या हो जाएगा, दोनों तो मास ही है तो m इंटू एम यानी कि m²। अब बस आपको कुछ नहीं करना, इसको ऊपर ले जाइए, m का पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, -1 हो जाएगा, l का पावर 3 हो जाएगा और t का पावर जो है वो -2 हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो क्या हो जाएगा, तो m का पावर -1, l का पावर 3 और t का पावर -2। क्या हो जाएगा, m का पावर -1, l का पावर 3 और t का पावर -2। ये हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जहाँ जहाँ पे कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट को आपको छोड़ना ही नहीं है, वहाँ से एकदम क्वेश्चन बनता है। और हम तो इस क्वेश्चन को भी VVI बोलेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वांटिटी को हम लोग लेते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वांटिटी है हमारे पास वो है सरफेस टेंशन। कैसा क्वांटिटी है, सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स बाय लेंथ। क्या होता है, फोर्स बाय लेंथ। फोर्स होता है mLT⁻² और लेंथ क्या होता है L। ओवरऑल क्या बन जाएगा, तो mL0T⁻², mL0T⁻²। यही हो जाएगा सरफेस टेंशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वांटिटी पे बात करेंगे, नाम है सरफेस एनर्जी। क्या है, सरफेस एनर्जी। तो देखिए सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला आप याद कीजिए, सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला याद कीजिए तो ये हो जाएगा वर्क बाय एरिया, वर्क बाय एरिया। और वर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, mL² T-2 और एरिया का हो जाएगा L²। तो ओवरऑल क्या बनेगा, mL0T⁻²। सर अभी ना हमको थोड़ा एक बात समझ में आने हो रहा है। बोले क्या आने हो रहा है यार, सर हमको ऐसा लग रहा है कि ना डायमेंशनल फार्मूला हमसे निकलेगा नहीं। बोले यार क्या बात करते हो, बोले हाँ सर हमको ऐसा लग रहा है कि डायमेंशनल फार्मूला तब तक नहीं निकलेगा जब तक ना हमको ऐसा कोई फार्मूला नहीं पता जिसके अंदर वो वाला क्वांटिटी गिवन है जिसका डायमेंशनल फार्मूला मुझे फाइंड करना है। बोले यार बात तो तुम ठीक बोल दिए, एकदम ठीक बात बोल दिए। कैसे, जैसे यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करना था G का, अगर मुझे ये बात पता ही नहीं होता कि F इक्वल टू Gm1m2/r² होता है तो G का डायमेंशनल फार्मूला हम फाइंड करते कैसे, नहीं ना संभव था, बिल्कुल संभव नहीं था। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको ऐसा क्वांटिटी मतलब ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसमें वो क्वांटिटी इन्वॉल्व हो जिसका डायमेंशनल फार्मूला मुझे फाइंड करना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो एकदम फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। तो सर एक बात बताइए, हम तो क्लास 11th में हैं और क्लास 11th में है और 12th वाला ये सब अगर आएगा या लास्ट में जो 11th में पढ़ना है वही आएगा जो हम नहीं पढ़े हैं, तो हम कैसे करेंगे। तो मेरे भाई अभी तरीका ये है कि आप जितना क्वांटिटी को पढ़ सकते हो पढ़ लो। हम जितना क्वांटिटी यहाँ पे बता रहे हैं सबके सब इम्पोर्टेंट है, उतना तो पढ़ ही लीजिए। और जब आप आगे बढ़ते जाइएगा, चैप्टर जब डिस्कस होते जाएगा उसमें जितने क्वांटिटीज आते जाएंगे उन सभी क्वांटिटीज को आपको क्या कर लेना है, उन सभी क्वांटिटीज को बढ़िया से पढ़ते जाना है। तो
तो उसके बाद क्या हो रहा होगा, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? तो उसके बाद आपको किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसका मतलब सर हम ऐसा करें कि अभी हमको जितना आप बता रहे हो उतना पढ़ लें, और जब जब क्वांटिटी आते जाएगा पढ़ते जाएंगे, बस इतना ही कीजिए। इसके बाद अभी ना हम क्वेश्चन भी तो कराएंगे इस पे बेस्ड। जब क्वेश्चन कराएंगे तो मैक्सिमम चीज़ कवर हो जाएगा। तो मेरे भाई ये बात ध्यान में रखिए, कॉन्सेप्ट तो ठीक है, ज़्यादा चीज़ हमको क्या सिखाता है, क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को हमको छोड़ना ही नहीं है, क्वेश्चन तो अपन छोड़ ही नहीं सकते। तो अभी जो हम लोग डिस्कस किए वो था सरफेस एनर्जी। अब देखो एक और क्वांटिटी लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, बड़ा बार बार पूछा जाता है यार। ये क्या बोलते हैं इसको, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है ना, इसको खूब पूछते हैं लोग, मतलब गजब ही पूछते हैं, बहुत ही गजब सबका इसमें इंटरेस्ट है। तो आपको इसके लिए फॉर्मूला याद रखना रहेगा कि F इक्वल टू जो होता है ना, ये NA/dV/dx। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, ये क्या हो जाएगा, F/A, ये हो जाएगा dx, और ये क्या हो जाएगा dv, dx और क्या हो जाएगा dv। तो आप ऐसे भी समझ लेते हैं, समझ लीजिए ये हो गया फोर्स, और ये हो गया क्या, डिस्टेंस, एरिया, और ये हो गया वेलोसिटी, है ना। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा mL/-2, dx का क्या हो जाएगा l, एरिया का क्या हो जाएगा l², और वेलोसिटी का क्या होता है भाई LT-1। वेलोसिटी का क्या होता है LT-1। तो बस आपको यही इसी को अरेंज कर देना है, आंसर पता चल जाएगा। जैसे L और L कैंसिल हो गया, ये L² ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा mL/-1, और T का पावर कितना हो जाएगा -1। तो mL/-1 और T/-1 हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देखो जब डायमेंशनल फार्मूला पढ़ोगे आप तो एक्सपोनेंट में तो एकदम आपको बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल एक्सपोनेंट है वैसे, लेकिन नॉर्मल एक्सपोनेंट को हम जल्दी डिस्कस कर सके, जल्दी उसको सॉल्व कर सके, इसके लिए ज़रूरी है कि हमको एक्सपोनेंट का अच्छा खासा आइडिया हो। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का क्या हो जाएगा mL/-1 T/-1। ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वांटिटी के बारे में और बात कर लेते हैं। जैसे देखिए एंगल ले लीजिए आप, एंगल, तो एंगल क्या हो जाएगा, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है L/R होता है। तो एंगल थीटा इक्वल टू क्या होता है L/R। L भी क्या है, लेंथ ही है, और R भी क्या, लेंथ ही है। इसका मतलब बनेगा क्या, ये डायमेंशनलेस। अगर डायमेंशनलेस बनेगा तो M0 L0 और क्या बन जाएगा T0। डायमेंशनलेस बनेगा तो क्या हो जाएगा M0 L0 T0। एक इम्पोर्टेंट बात बोल रहे हैं यहाँ पे, आराम से सुनिएगा। देखिए एंगल जो है डायमेंशनलेस क्वांटिटी हुआ ना, एंगल कैसा क्वांटिटी हुआ, डायमेंशन लेस क्वांटिटी हुआ, मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं है। लेकिन एंगल का यूनिट होता है ना, यूनिट क्या होता है, तो यूनिट होता है रेडियन। क्या होता है यूनिट, रेडियन। इस एग्जाम्पल से आप एक बात ना एकदम नोट कर लीजिए। क्या नोट करना है आपको, देखो कोई डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो उसका यूनिट ना हो सकता है। अगर ये डायमेंशनलेस है तो यूनिट जो हो रहा होगा वो हो सकता है। समझ में आ गया? इसको हम थोड़ा ठीक ढंग से लिखना चाहेंगे, रुकिएगा 1 मिनट। तो देखिए जैसे अगर इसका डायमेंशन नहीं है, हम बोलना चाहते हैं इसका अगर डायमेंशन नहीं है, मान लीजिए डायमेंशन नहीं है, तो भी इसका यूनिट हो सकता है। लेकिन अगर यूनिट नहीं है तो पक्का उसका डायमेंशन भी नहीं होगा। अगर कोई उसका यूनिट नहीं है तो उसका डायमेंशन भी क्या होगा, नहीं हो रहा होगा। डायमेंशन नहीं है तो यूनिट हो सकता है। एकदम बढ़िया परफेक्ट एग्जाम्पल याद रखिएगा, एंगल डायमेंशनलेस क्वांटिटी है बट यूनिट है। लेकिन अगर किसी क्वांटिटी का यूनिट ही नहीं है तो पक्का वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा, उसमें डायमेंशन भी नहीं आएगा। इस एग्जाम्पल को, इस कंसेप्ट को याद रखने के लिए याद रखिए, ठीक है, एकदम याद रखिए, क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन बन करके असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन में आ सकता है। एंगल के बारे में बात कर चुके हैं अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुछ और क्वांटिटी के बारे में। तो कुछ क्वांटिटी लेते जाते हैं हम लोग, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो थीटा होता है और वो एंगल के टर्म में एंगल के टर्म में होगा वो। तो एंगल का अगर थीटा का मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फार्मूला निकालें तो एंगल का डायमेंशनल फार्मूला, और एंगल का डायमेंशनल फार्मूला तो कुछ होता ही नहीं है। तो अभी बात की हम लोग, तो m0 L0 और क्या हो जाएगा T0 हो जाएगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ये हो जाएगा वैल्यू। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी अगर कोई हमसे पूछ ले एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। लेकिन अभी बात हुआ आपसे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता उसका। तो m0 L0 T0 बाई क्या हो जाएगा T हो जाएगा। तो बनेगा क्या m0 L0 और T माइनस, ये हो जाएगा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। m0 L0 T माइनस हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला। क्या इतना बात आपको समझ में आ गया? अब हम लोग बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन को लेकर के। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन कोई गजब बात थोड़ी हो रहा होगा। ये एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम हो जाएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम हो जाएगा। अब एंगुलर वेलोसिटी कितना, तो m0 L0 T-1 और बाई टी, तो क्या बन जाएगा भाई, तो ये बन जाएगा m0 L0 और t का पावर -2। अच्छा, एक बात हम लोग और ऑब्जर्व किए क्या? बोले क्या ऑब्जर्व करना था सर? ये देखो एंगुलर वेलोसिटी है, इसका डायमेंशनल फार्मूला, और ये फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला देखिए। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है ना 1 टाइम पीरियड। तो इसका भी डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, m0 L0 t का पावर क्या हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा m0 L0 t का पावर क्या हो जाएगा -1। तो एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है, और ये भी मुझे कई सारे क्वेश्चन में देखने को मिला है। तो अभी तक ना हम आपको क्या क्या बोले, अभी तक हम आपको एक बात बोले हैं, कंक्लूड करते जाइएगा। अभी तक हम आपको क्या बोले, पहला पॉइंट तो हम आपको ये बोले कि देखिए भाई बात ऐसा है, इम्पल्स का और मोमेंटम का, इम्पल्स का और मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। फिर दूसरा हम क्या बोले, वर्क का और एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। इसके बाद हम और क्या बोले, वर्क और एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा, ये बोले। इसके बाद हम आपको बोले प्रेशर का, किसका, प्रेशर का, फिर बोले हम स्ट्रेस का, और फिर बोले यंग्स मॉड्यूलस का, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। इसके बाद अभी क्या बात किए हम लोग अभी बात किए कि एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी का, एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा दैट विल ऑल्सो बी इक्वल। तो एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला भी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये बात आप एकदम ध्यान में रखिएगा। एंगुलर वेलोसिटी के बारे में भी बात कर लिए, एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में भी बात कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम के बारे में। किसके बारे में? एंगुलर मोमेंटम के बारे में। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, देखिए। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है उसके लिए आप फॉर्मूला याद रख लीजिए, mvr। क्या याद रखिए, mvr। m स्टैंड फॉर मास, v स्टैंड फॉर वेलोसिटी और r स्टैंड फॉर रेडियस। तो m हो गया, ये हो गया LT-1 और r का क्या हो जाएगा l। तो क्या हो गया यहाँ पे ml² T-1। एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, ml² T-1। एंगुलर मोमेंटम का क्या हो जाएगा, ml² T-1। आई होप ये बात भी आपको आराम से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वांटिटी हम लोग लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए फिर से मुझे एक रिलेशन चाहिए होगा जिसमें ये इन्वॉल्व रहे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो बस आपको इतना ही बात याद रखना है कि मास इनटू
डिस्टेंस का स्क्वायर, मास हो गया m और डिस्टेंस का स्क्वायर क्या हो जाएगा l स्क्वायर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा ml स्क्वायर। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो t0 भी लिख ही डालिए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या हो जाएगा ml स्क्वायर t0, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या होगा ml स्क्वायर t0। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वांटिटी जो है जिसके बारे में मुझे डायमेंशनल फार्मूला जिसका फाइंड करना है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मतलब क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सब ना, कोई भी रहे। एक बात तो आपको समझ में आ गया ना, ऊपर में भी साइड होता है और नीचे में भी साइड होता है, चाहे कुछ भी रहे, साइन थीटा रहे, कॉस थीटा रहे, टेन थीटा, कॉट थीटा, पी बाई बी, पी बाई एच, बी बाई एच, कुछ भी रहे, है तो साइड ही ना। तो ऊपर में भी साइड और नीचे में भी साइड कटेगा ना, तो क्या बनेगा, डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी रहेगा। तो क्या बन जाएगा मेरे भाई, ये बन जाएगा डायमेंशन लेस, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास डायमेंशन लेस। तो m0 l0 t0, तो ये हो जाएगा डायमेंशन लेस। आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हम लोग डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करेंगे, एक क्वांटिटी का नाम है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको क्या करना चाहिए, आपको इसको एकदम बढ़िया से पढ़ करके रखना चाहिए। प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला पता करने के लिए एक रिलेशन याद रखिए, E इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू होता है। E क्या है एनर्जी, H क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप यहाँ से H देखेंगे तो ये हो जाएगा E बाई न्यू, क्या हो जाएगा E बाई न्यू। न्यू माने ये हो गया 1 बाई टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी मतलब 1 बाई टाइम पीरियड। तो एनर्जी इंटू टाइम का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वही H का डायमेंशनल फार्मूला होगा। एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला होता है ml स्क्वायर टी का पावर -2 और ये हो जाएगा T, तो बनेगा क्या, ये बन जाएगा ml स्क्वायर टी का पावर -1, क्या बनेगा ml स्क्वायर टी का पावर -1। ऐसा होगा ही नहीं कि आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें और प्लैंक्स कांस्टेंट आपको देखने को ना मिले, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा ml स्क्वायर टी का पावर -1। आई होप ये वाला बात भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वांटिटी है, नेक्स्ट क्वांटिटी है हमारे पास वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट है हमारे पास नेक्स्ट क्वांटिटी, क्या है वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी बाय डिस्टेंस, वेलोसिटी बाय डिस्टेंस। जब भी आपको ग्रेडियंट निकालना रहे नीचे में डिस्टेंस ही रखिएगा। तो वेलोसिटी का क्या होता है LT -1 और डिस्टेंस का क्या हो जाएगा L, तो m0 l0 t -1, तो यही हो जाएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वांटिटी जो है वो है हमारे पास प्रेशर ग्रेडियंट, क्या है प्रेशर ग्रेडियंट। तो प्रेशर ग्रेडियंट, अब प्रेशर ग्रेडियंट में समझिएगा ध्यान से, प्रेशर ग्रेडियंट में क्या लिखें, ऊपर में प्रेशर और नीचे में क्या लिख दें डिस्टेंस, ऊपर में क्या लिख दें प्रेशर और नीचे में क्या लिख दें डिस्टेंस। प्रेशर का क्या होता है फोर्स बाई एरिया, तो फोर्स का होता है mlt का पावर -2, एरिया से डिवाइड करिएगा तो पावर ऊपर जाएगा ml -1 t -2 और डिस्टेंस हो जाएगा l, तो बनेगा क्या ml का पावर -2 t का पावर -2। तो प्रेशर ग्रेडियंट का क्या हो जाएगा ml का पावर -2 और t का पावर -2, ये याद रखिए। इसके बाद स्प्रिंग फोर्स का जो कांस्टेंट होता है F इक्वल टू होता है kx, F इक्वल टू kx, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट, क्या बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका डायमेंशनल फार्मूला भी हमसे पूछा जाता है। तो बस हमको तो रिलेशन पता हो, इसके बाद तो नॉर्मल बात है ये। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा F बाई x हो जाएगा। F क्या है डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा फोर्स का mlt का पावर -2 और x क्या है, x तो डिस्टेंस है, तो x को डिस्टेंस की जगह पे क्या लिख दें l, l और l हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या ml0 t का पावर -2, ml0 t का पावर -2, F इक्वल टू kx, k इक्वल टू ये हो गया। इसके बाद एक और क्वांटिटी हम लोग रखेंगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो इसके लिए रिलेशन रखिए F इक्वल टू म्यू इंटू n,
म्यू जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये होता है F/N के बराबर। ये भी होता है फोर्स और N भी जो है वो भी है फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि म्यू जो हो रहेगा वो क्या हो रहा होगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी M0 L0 T0। और हम फिर से बोलेंगे कि इसको भी आप इम्पोर्टेंट ही मार्क करके रखिए, पूछा जा सकता है। जो आप अभी स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में बात किए, इसको भी आप इम्पोर्टेंट ही मार्क करके रखिए, पूछा जा सकता है। तो F = kx, के का डायमेंशनल फार्मूला देखिए आप। सिमिलरली F = μ/n, तो म्यू का भी डायमेंशनल फार्मूला आपको देखने को मिला। और ये जो होता है दैट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो इसके बारे में हमको कुछ आगे ज़्यादा बात करना नहीं है। अब देखिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वांटिटी पर, और नेक्स्ट क्वांटिटी है हमारे पास हीट। क्या है? हीट। अब सुनो देखो, हम अगर हीट बोलें, हीट बोल लीजिए या फिर इंथैल्पी बोल लीजिए, सुनिएगा ध्यान से। हम हीट बोले, लाइट बोले, साउंड बोले, ये सब फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और जहाँ पर भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है सबका डायमेंशनल फार्मूला वही होगा जो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला होता है, वही होगा जो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला होता है। वर्क और एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? ml² T⁻²। वर्क और एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? ml² T⁻²। इसीलिए हीट का डायमेंशनल फार्मूला यही हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं लेटेंट हीट के बारे में। किसके बारे में? लेटेंट हीट के बारे में। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट के लिए आप फॉर्मूला यूज कीजिए Q = mLF। LF कह लीजिए, LV कह लीजिए, अलग बात है, समझिए। इसको LF LV लिखने ठीक नहीं है, ये हम लोग स्पेशल केस में यूज करते हैं। लेटेंट हीट तो फ्यूजन रहता है या वेपोराइजेशन रहता है तब। अभी के लिए बस आप इतना समझिए कि Q = क्या हो जाएगा? mL, और यही जो L है यही है लेटेंट हीट। तो L का वैल्यू क्या हो जाएगा? L का वैल्यू हो जाएगा Q/m। L का वैल्यू क्या हो जाएगा? Q/m। अब Q क्या है? हीट है। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? ml² T⁻²। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। तो m कैंसिल हो जाएगा, तो m0 L² और T का पावर कितना हो जाएगा? -2। m0 L² और T का पावर क्या हो जाएगा? -2। तो यही हो जाएगा लेटेंट हीट का डायमेंशनल फार्मूला। अब हम लोग और क्वांटिटी अभी रखेंगे, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, तो देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए फिर से आपको कोई एक ऐसा रिलेशन देखना पड़ेगा जहाँ पे ये सब कुछ है। तो Q = क्या होता है? mc∆T। Q = क्या होता है? mc∆T। तो C जो होता है वही क्या है? वही है स्पेसिफिक हीट। तो C = हो जाएगा Q/m∆T। Q/m∆T। Q क्या है? तो Q तो एनर्जी है, तो उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा ml² T⁻²। और ये क्या है? मास है। और सुनिए, ये ∆T जो है ना, ये टेम्परेचर है। ∆T क्या है? टेम्परेचर है। तो आप इसको क्या लिख लीजिए? तो आप इसको लिख लीजिए केल्विन लिख लीजिए या थीटा लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब m का पावर 0, L का स्क्वायर, T का पावर -2 और K का पावर क्या हो जाएगा? -1। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी जो है इसको भी आप इम्पोर्टेंट के कैटेगरी में ही रखिएगा। क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं ये दिखता रहेगा, और अगर आप इसको बढ़िया से नहीं पढ़े तो आपको ये टेंशन देता रहेगा, आप भूल नहीं सकते इसको। इसके बाद एक और क्वांटिटी जो खूब इम्पोर्टेंट मान लीजिए, इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन मैंने देखा है कि कई बार पूछा है, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, तो ये क्वेश्चन भी, इसका यूनिट भी पूछा हुआ है और इसका डायमेंशनल फार्मूला भी पूछा हुआ है, नीट में पूछा हुआ है। तो आप आराम से इसका थर्मल कंडक्टिविटी का पहले तो आप फॉर्मूला समझिए कि ये क्या होता है। तो ये होता है हीट इनटू डिस्टेंस। कैसे होता है? तो इसके लिए तो आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए आप यही चीज़ याद रख लीजिए कि हीट इनटू डिस्टेंस, यहाँ पे होता है एरिया, टेम्परेचर और टाइम। एरिया इंटू टेम्परेचर इंटू टाइम। अब बात ऐसा है कि आपको कोई क्वांटिटी बता दे और डायमेंशनल फार्मूला आप नहीं बता पाए, ऐसा कैसे संभव है? आप तो आराम से बता सकते हैं। तो
यहाँ पे बस क्वांटिटी आपको पता चली गया है। हीट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ml² T⁻²। डिस्टेंस का क्या हो जाएगा L, एरिया का क्या हो जाएगा, एरिया का हो जाएगा L², टेम्परेचर का केल्विन और टाइम का क्या हो जाएगा T। तो बस कुछ नहीं करना है, L² गया, ml T⁻³ और K⁻⁻1। तो यही जो है डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा थर्मल कंडक्टिविटी का, ml T⁻³ K⁻⁻1। और हम फिर से बोलेंगे कि ये क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट कैटेगरी में रखिए क्योंकि पूछा हुआ है। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, हीट इंटू डिस्टेंस बाय एरिया इंटू टाइम इंटू टेम्परेचर, एरिया इंटू टाइम इंटू टेम्परेचर कह लीजिए या कुछ भी, लेकिन बस ये सारे क्वांटिटी इन्वॉल्व होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से क्वांटिटी इन्वॉल्व है, उनका क्या रिलेशन है। ठीक, तो थर्मल कंडक्टिविटी हो गया हीट इंटू डिस्टेंस बाय एरिया टाइम टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वांटिटी पे बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वांटिटी है इंट्रोपी, जिसका डायमेंशनल फार्मूला मुझे फाइंड करना है। तो ये है इंट्रोपी। अब इंट्रोपी होता क्या है, तो इंट्रोपी होता है हीट बाय टेम्परेचर। इंट्रोपी क्या होता है, हीट बाय टेम्परेचर। हीट क्या है, ml² T⁻², एनर्जी था ना, और टेम्परेचर का क्या हो जाएगा केल्विन। तो बस आपको इसी को अरेंज कर देना है, ml² T⁻² और K⁻⁻1। तो एंट्रोपी का डायमेंशनल फार्मूला ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वांटिटी ले रहे हैं, इम्पोर्टेंट क्वांटिटी, बहुत ही बढ़िया इम्पोर्टेंट क्वांटिटी, जिसको आप बोलिए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं उसको, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इम्पोर्टेंट है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो इसका हमको डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करना है। कुछ दिन के बाद, अगर अभी आप 11th में हैं तो आपको लोड नहीं लेना है, कुछ दिन के बाद आप पढ़ोगे आइडियल गैस इक्वेशन, वहाँ पे होता है PV = nRT, और यहाँ पे R जो है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो R = क्या हो जाएगा, PV/NT। P क्या है, प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ml-1 T⁻²। V क्या है, वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा L3। N क्या है, नंबर ऑफ मोल, तो यहाँ पे मोल ही लिख दीजिए, और T क्या है, टेम्परेचर, तो क्या लिख दीजिए, केल्विन लिख दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसको अरेंज करेंगे क्या मिलेगा आपको, ml² T⁻² पर मोल और पर केल्विन। याद रखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये जो आपको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट दिख रहा है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ml² T⁻², K⁻⁻1 और पर मोल जो है, इसको आप बिल्कुल इग्नोर कर ही नहीं सकते, किया ही नहीं जा सकता है, तो एकदम इम्पोर्टेंट है। इसके बाद और कुछ क्वांटिटी के बारे में बात करते, एकदम इम्पोर्टेंट, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मार्क करके रख सकते हैं आप इसको। ये है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। कैसा कांस्टेंट, तो ये है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोला आपको कि डायमेंशनल फॉर्मूला में कहीं कांस्टेंट आ जाए और अगर आपका ध्यान हट गया तो मतलब समझ रहे हो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है, नहीं हटा सकते आप, एकदम नहीं हटा सकते, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा। कांस्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का ना बस एक बात आप याद रखिए कि ये होता है एनर्जी बाय टेम्परेचर। क्या होता है, एनर्जी बाय टेम्परेचर, एनर्जी बाय टेम्परेचर। अगर आप देख रहे हैं एनर्जी बाय टेम्परेचर, एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला अगर आपको पता है तो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एनर्जी का नॉर्मल, इतना बार तो लिख दिए यार, ml² T⁻²। टेम्परेचर का क्या लिखोगे, केल्विन, तो बस लिख दीजिए ना फिर ml² T⁻², केल्विन का पावर -1। तो ये था बोल्ट्जमैनवा के बारे में बातचीत, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था ये, इस पे बेस्ड बात किए हम लोग। तो क्या ख़त्म हो गया सर, बोले हर एक बात प्रॉमिस किया ना, आज तो यही प्रॉमिस किया कि हर बात हम आपको कवर करके दे देंगे, तो कैसे मान ले कि अभी ख़त्म हो जाएगा। जब डायमेंशनल फार्मूला का वीडियो ख़त्म होगा तो फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमको क्वेश्चन से पहले आपको मैक्सिमम क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला दे देना है। वो सारे क्वांटिटी का जो
खूब ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बस बैठे रहिए, दिल थाम के बैठिए, बाकी सब कुछ हम लोग देख रहे हैं प्रॉपर तरीके से। चलिए, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला आपको समझ में आ गया है। इसके बाद एक और कांस्टेंट है और हेवी इंपॉर्टेंट कांस्टेंट, स्टीफन्स कांस्टेंट। तो ये सब कांस्टेंट खूब पूछे जाने वाले कांस्टेंट हैं। स्टीफन्स कांस्टेंट, इन सब का डायमेंशन मतलब फॉर्मूला को ना आप रट डालिए, फॉर्मूला को रट डालिए। क्या होता है स्टीफन्स कांस्टेंट? तो ये होता है एनर्जी बाय एरिया इंटू टाइम इंटू टेम्परेचर का पावर 4। बस इतना बता दिए तो काफ़ी हो गया ना। अब तो आप संभाल ही लोगे ना। एनर्जी का क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला? ml² टी का पावर -2। एरिया का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? L²। टाइम का तो नॉर्मल टी, और टेम्परेचर का क्या हो जाएगा? केल्विन का पावर 4 कह लीजिए, केल्विन का पावर 4। जब ऊपर जाएगा देखो L² कैंसिल आउट हो गया, तो ml0 टी का पावर -3 और k का पावर क्या हो जाएगा? -4। इम्पोर्टेंट कैटेगरी में रखिए दोस्त इसको, स्टीफन्स कांस्टेंट को। इम्पोर्टेंट है ये, एनर्जी बाई एरिया इंटू टाइम इंटू टेम्परेचर का पावर 4। स्टीफन्स कांस्टेंट इम्पोर्टेंट है, आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक, तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप इसको इग्नोर कीजिए, इग्नोर। ठीक, चलिए, तो नेक्स्ट क्वांटिटी जो है दैट इज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ये सब क्वांटिटी अभी जो हम लोग कर रहे हैं ये सब हीट से रिलेटेड है। तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट ये सब आप 11th क्लास में ही पढ़ लीजिएगा। W इक्वल टू ना JH होता है। W इक्वल टू क्या होता है? JH, ये है वर्क डन। ये H क्या होता है? हीट। और ये J जो है वो मैकेनिकल इक्विवेलेंट है। तो J इक्वल टू क्या हो जाएगा? W/H। तो बोले सर आप तो फंसा दिए। बोले कैसे? आपको पता है ना कि W और H का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। तो बोले फंसा क्या दिए भाई, इतना साफ साफ तो आपको क्लियर हो गया होगा सब कुछ। इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा यही इसका भी डायमेंशनल फार्मूला होगा, और ऊपर भी वही और नीचे भी अगर वही हो जाए तो भैया डायमेंशन लेस होना तय है। तो M0 L0 T0, तो कोई डायमेंशन नहीं होगा और इसको बोलेंगे डायमेंशन लेस। क्या बोलेंगे? डायमेंशन लेस। क्या ये बात क्लियर हो गया? तो ये हीट से रिलेटेड चीज़ें थी जो बड़ा इम्पोर्टेंट थी। उससे पहले हम लोग सॉलिड वॉलिड से रिलेटेड बात कर लिए। अब हम लोग बात करना चाह रहे हैं करंट से रिलेटेड टर्म के बारे में, जहाँ से डायमेंशनल फार्मूला हमसे पूछा जाता है। फिर से रिपीट करेंगे कि ये सब बात आप समझ लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे हम लोग, एक एक टाइप का क्वेश्चन करेंगे, एकदम टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोड ही मत लीजिए, जैसे बताते जा रहे हैं वैसे आप बस देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए। बात करते हैं इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के बारे में। तो सबसे पहले बात होगी चार्ज के बारे में। किसके बारे में? चार्ज के बारे में। तो जब आपको पता ही है कि I बराबर क्या होता है? Q/T होता है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? IT नहीं हो जाएगा जी। और I के जगह पे एम्पियर लिख लीजिए, इसके जगह T लिख दीजिए। बोले सर ऐसा थोड़ी लिखाता है। तो बोले लिखाता नहीं है तो आप M0 लगा दीजिए, L0 लगा दीजिए, T लगा दीजिए और A लगा दीजिए। यही हो जाएगा क्या? यही हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला किसका? चार्ज का। अब आप बोलिएगा करंट का बताइएगा क्या? तो करंट तो पहले ही बता दिए भाई, करंट तो सबसे बेसिक चीज़ है और इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? ए का। तो सर आप वोल्टेज का बता दीजिएगा क्या? बोले बैठे ही इसीलिए हैं ताकि हम आपको बता सकें। तो वोल्टेज V इक्वल टू क्या? W/Q होता है। सुने हो? अरे 10th में पढ़े थे, वही 10th जो 11th से जस्ट पहले आता है। तो वोल्टेज इक्वल टू W/Q था। बोले हाँ सर था, सर था। अरे मेरे भाई, तो बस इतना ही बात तो याद रखना था। W का डायमेंशनल फार्मूला वर्क डन ही तो है, ml² T का पावर -2। और Q का क्या हो जाएगा भाई? Q का हो जाएगा AT। तो बनेगा क्या? ml² T का पावर -3 और A का पावर क्या हो जाएगा? -1। ml² T का पावर -3 और A का पावर क्या हो जाएगा? -1। तो यही हो जाएगा
वोल्टेज का डायमेंशनल फार्मूला। सर 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 बोले क्या भाई, अब बोलो तो। चार्ज बता दिए, करंट, वोल्टेज बता दिए, थोड़ा सा रेजिस्टेंस। बोले अरे इतना क्या तुम टेंशन ले रहे हो यार, रेजिस्टेंस देखो, आराम से देखो। ओमवा का नियम याद है क्या आपको? V इक्वल टू आर आई होता है। बोले हाँ सर हाँ सर। तो बोले भाई R इक्वल टू वी बाई आई। R इक्वल टू क्या? V बाई आई। और V अभी अभी ना बात हुआ आपसे कि एम एल स्क्वायर टी का पावर -3 ए का पावर -1 और आई का एक और ए लगा दीजिए, तो यहाँ पे जो -1 है वो -2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी का पावर -3 ए का पावर -2 हो जाएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला रेजिस्टेंस का। बात समझ गए? अब सर देखिए, रेजिस्टेंस बता दिए हम ना सर, सुने हैं ऐसा कि ना 3 ठो एलिमेंट होता है सर सर्किट में। वो रेजिस्टेंस होता है सर, एक तो कैपेसिटेंस होता है सर, वो कुछ होता है, हम सुने हैं ऐसा। तो सुनो, चलो देखो कैपेसिटेंस क्या होता है वो देखना। एक मिनट। तो देखिए कैपेसिटेंस क्या होता है, तो कैपेसिटेंस को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और Q इक्वल टू सी भी एक रिलेशन याद रखना है। C जो होता है वही कैपेसिटेंस है। ये किसके बराबर हो जाएगा? Q बाई वी के। Q क्या हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा 80। क्या हो जाएगा? 80। और V क्या होता है? V तो वोल्टेज है, और वोल्टेज का डायमेंशनल फार्मूला तो अभी अभी आपसे बात हुआ है, एम एल स्क्वायर टी का पावर -3 ए का पावर -1। एम एल स्क्वायर टी का पावर -3 एम एल स्क्वायर टी का पावर -3 और ए का पावर -1। बस करना क्या है, सबको भेज देना है ऊपर। क्या कर देना है? सबको भेज देना है ऊपर। और ऊपर जाने के बाद ये हो जाएगा m का पावर -1, l का पावर -2 और t का पावर हो जाएगा -2 और सॉरी t का पावर हो जाएगा 4, क्योंकि -3 है तो 4। और a का पावर कितना हो जाएगा? a का पावर हो जाएगा 2। m का पावर -1, l का पावर -2, t का पावर 4 और a का पावर हो जाएगा 2। ये हो गया भैया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। तो बस फिर से हम वही बात रिपीट करेंगे मेरे दोस्त, कि जिसका डायमेंशनल फार्मूला पता करना है ना, वो उसका एक ऐसा फार्मूला पता होना चाहिए जिसमें वो क्वांटिटी आता है। और अगर आपको नहीं आता है तो कोई जुगाड़ ही नहीं है। हम अगर आपको कुछ और बात बोले तो हम आपको झूठ बोल रहे हैं, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। तो मन मिजाज को ये बताइए कि हमको याद करना पड़ेगा। और जैसे ये कैपेसिटेंस का है तो 12th में पढ़ोगे आप, तो आप 1.5 साल वेट करोगे क्या? 1.5 साल नहीं ना, आप आराम से याद कर लीजिए, इतना क्वांटिटी याद करना बनता है। और जब क्वांटिटी आते जाएगा तो और बढ़िया बात हो रहा होगा, लेकिन अभी तो आपको याद करना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस बता दिए सर आप, कैपेसिटेंस बता दिए सर आप। ऐसा कीजिए ना कि हमको थोड़ा एक और जो है वो भी बता दीजिए। बोले क्या है? सर इंडक्टेंस। सर इंडक्टेंस, इंडक्टर होता है ना, हाँ, तो इंडक्टेंस एल से रिप्रेजेंट करते हैं सर उसको। तो इंडक्टेंस का जो है वो बता दीजिए। तो देखिए इंडक्टेंस में क्या होता है ना, इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखिए कि V इक्वल टू होता है एल डी आई बाई डी टी। और यही जो L है यही इंडक्टेंस बताता है। यही जो L है ना क्या बताता है? यही इंडक्टेंस बताएगा L। L का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं? L इक्वल टू लिख सकते हैं V डी टी बाई डी आई। मतलब सर, मतलब L और यहाँ पे V का डायमेंशनल फार्मूला। सर एक बात हम पूछे आपसे, बोलिए, बोलो। भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? ये बात आपको खुद ही समझ में आ गया ना। जब भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड डायमेंशनल फार्मूला आएगा, वी बहुत बार आता है, तो वी का आपको याद कर देना चाहिए। तो सर हम रट दिए, चलिए फाइनल तो कर दो ना यार, कोई दिक्कत नहीं है। एम एल स्क्वायर टी का पावर -3 ए का पावर -1, यही होता है डायमेंशनल फार्मूला वी का। एम एल स्क्वायर टी का पावर -3 ए का पावर -1, ये डी टी है तो टी हो जाएगा, और आई का क्या हो जाएगा? आई का हो जाएगा ए। तो देखिए क्या बन जाएगा? एम एल स्क्वायर टी का पावर -2 और ए का पावर -2, यही हो जाएगा किसका डायमेंशनल फार्मूला? तो यही डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा इंडक्टेंस का। यही डायमेंशनल फार्मूला किसका हो जाएगा? इंडक्टेंस का। इसके बाद बहुत ही गजब डायमेंशनल फार्मूला बता रहे हैं बाबू आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट को सर रिप्रेजेंट किससे करते हैं सर?
हमको ऐसा लग रहा है, सुना सुना लग रहा है हमको। बोले यार देखो एफ इक्वल टू होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो के क्या हो जाएगा, के हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बाई Q1 Q2। के क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर बाई Q1 Q2। सुनो, एफ होता है MLT का पावर -2 और आर का क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। Q1 Q2 माने Q का स्क्वायर और Q को लिख सकते हैं AT। कैसे मेरे भाई, मेरे भाई I इक्वल टू क्यू बाई टी लिखते हैं क्या, तो Q इक्वल टू आई इंटू टी, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा AT, तो इसीलिए लिख दिए AT। अब K का जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगा, तो M L का क्यूब टी का पावर -4 और ए का पावर -2 तो ML क्यूब टी का पावर -4 और ए का पावर -2, यही होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला। इसके बाद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, नेक्स्ट क्वांटिटी इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वांटिटी क्या है भाई साहब, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो देखो K इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो ये हो गया, इसी का हमको डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करना था, इसी का डायमेंशनल फार्मूला हमको फाइंड करना था। अच्छा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, अच्छा रुक जाओ एक मिनट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से पहले परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं इसको, इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 1/k और यहाँ पे 4 पाई तो कांस्टेंट है तो इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा नहीं, तो एप्सिलॉन नॉट का वही डायमेंशनल फार्मूला होगा जो 1/k का होगा, तो MLT और ये हो जाएगा ये 1342, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस, क्योंकि इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला ये हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे, तो रुक जाओ इसको थोड़ा हम उड़ा लें क्योंकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो जाए इस वजह से। तो ये हो गया, ये गया उड़। अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। इसके बारे में तो डाई इलेक्ट्रिक के बारे में भाई साहब, किसके बारे में बोले, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में, और उसी को बोलते हैं हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। बोलिए कोई दिक्कत नहीं, एकदम नहीं, बहुत बढ़िया। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं छोटा k से या फिर ER से, और ये पता है क्या होता है, पता है क्या क्या होता है, E0/EM, E0/EM माने मीडियम का। लेकिन बस इतना समझिए कि दोनों तो है बराबर सेम सेम, तो सेम सेम रहेगा तो भैया ML0 M0 L0 T0, इसका मतलब कोई डायमेंशन नहीं। और जैसा कि हम अपने स्टूडेंट को बताते हैं कि ज़िंदगी में जब भी कोई रिलेटिव आ गया आपका सत्यानाश तय है। ठीक, तो यहाँ पे रिलेटिव आ गया है तो इसका सत्यानाश हो चुका है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा। तो इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, ठीक बात है। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। किसके बारे में भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ये सब बात नॉर्मल बात हो जाएगा जब आप 12th में जाएंगे तब, तो अभी उतना लोड भी नहीं ले लेना है। इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या हो जाएगा F/Q, F का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा MLT का पावर -2 और Q का हो जाएगा AT। जब ये ऊपर जाएगा तो MLT का पावर -3 और A का पावर क्या हो जाएगा -1, MLT का पावर -3, A का पावर हो जाएगा -1। क्लियर है ये बात। यहाँ से हमसे कोई अगर पूछेगा कंडक्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला, तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा 1/रेजिस्टेंस, तो बस यहाँ से आपको फाइंड कर लेना है। फिर अगर आपसे कोई पूछेगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, या फिर जिसको कि हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है,
देखिए R इक्वल टू रो एल बाई ए, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा आर ए बाई एल। तो R का डायमेंशनल फार्मूला रखना है, एरिया का रखना है, लेंथ का रखना है। तो कंडक्टेंस को भी आपको कमेंट में बताना है डायमेंशनल फार्मूला, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का भी डायमेंशनल फार्मूला आप ही को बताना है। अब हम लोग और बात कर लेते हैं एक दो क्वांटिटी के बारे में। देखिए, तो नेक्स्ट क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करना है। अब मैग्नेटिक फील्ड याद करने के लिए, मतलब इसका डायमेंशनल फार्मूला के लिए एक रिलेशन याद कर लीजिए। एफ इक्वल टू होता है क्यू वी बी साइन थीटा। अब बात ऐसा है, साइन थीटा फीटा का डायमेंशनल फार्मूला होता नहीं है। बी को बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला, सॉरी बी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। बी इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ बाई क्यू बी। और एफ हा एक मिनट का टाइम दीजिए, दे दिए। बहुत ही बढ़िया बात की आप जी। देखिए, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा f बाई क्यू वी। बी इक्वल टू एफ बाई क्यू वी। एफ का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा mlt का पावर -2, ठीक है ना। q का क्या हो जाएगा at, और v था वेलोसिटिया, तो lt -1 वेलोसिटी। ये l और ये l गयो भाई साहब, ये t और t का पावर -1 भी गयो भाई साहब। तो ml0 t का पावर -2 और a का पावर हो जाएगा -1। और यही होगा क्या, यही होगा हमारा डायमेंशनल फार्मूला। किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। नेक्स्ट क्वांटिटी हम बोलना चाहेंगे, और वो क्वांटिटी होगा हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स पता है क्या होता है? फाई से लिखते हैं, बी डॉट ए होता है। अभी अभी बातचीत हुआ आपसे कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा। तो ml0 t का पावर -2 और a का पावर -1 और एरिया का हो जाएगा l स्क्वायर। तो क्या बनेगा ml स्क्वायर t का पावर -2 और a का पावर -1। यही हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। इसके साथ साथ एक ठो और चीज़ याद रखिएगा, ये होता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। इसका डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा lt -1। एक और चीज़ आपको याद रखना है, 1/RC। तो 1/τ RC होता है, इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? ये टाइम के बराबर डायमेंशनल फार्मूला होता है। फिर L/R अगर कोई पूछेगा तो इसका भी डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? टाइम के बराबर ही होता है। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वांटिटी जिनका डायमेंशनल फार्मूला पूछा जाता है। इसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज एक एक करके क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन किस पर? डायमेंशनल फार्मूला पर। बहुत सारा क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे हम लोग। लेकिन फ़िलहाल आज के लिए हम लोग अपने इस वीडियो को कहेंगे अलविदा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे। पढ़ते रहिएगा, पूरा चीज़ को रिवाइज करके रखिएगा। क्वेश्चन करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।